नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों इसमें आपको करंट अफेयर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, वैसे भी जो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ऑप्शन है, ए और डी, क्योंकि ये अयोध्या सिंह और श्री राम शरण गुप्त दोस्तों ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये दो ऑप्शन हमारे वैसे हट जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की दोस्तों रचना है। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्मृति की रेखाएं, ये अतीत के चलचित्र पहले पूछा भी जा चुका है। स्मृति की रेखाएं ये भी इन्हीं का है। मेरा परिवार, पथ के साथी और निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, इनका क्रम भी आया था, इनका क्रम लगाइए करके। निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत, इनका क्रम पूछा गया था, इनको आगे पीछे करके दिया हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और यामा के लिए ना दोस्तों ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो प्रेमचंद्र दोस्तों ये भी हमारे सिलेबस में है। मुंशी प्रेमचंद्र की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। कायाकल्प, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये रचना दोस्तों इन्हीं की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धुरु सामिनी। धुरु सामिनी दोस्तों जो रचना है ये नाटक है, ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का, और जयशंकर प्रसाद भी दोस्तों हमारे सिलेबस में है। तो धुरु सामिनी दोस्तों नाटक है, ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये तीनों रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, ये दोस्तों प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, ये भी आपको याद रखना है। गोदान दोस्तों इन्हीं का है, गोदान, ये भी याद रखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा दोस्तों मानसरोवर इनकी कहानी है 8 खंडों में। और इनका अंतिम उपन्यास था दोस्तों वो था मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रहा था मुंशी प्रेमचंद्र का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ध्रुव स्वामिनी। जो जो दोस्तों आपको महत्वपूर्ण लगता है उन्हें आप लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप ऑप्शन की तरफ जाइए, बोली, लिपि, व्याकरण या भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? हम दोस्तों कहते हैं लिपि। लिपि बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बड़पन शब्द में प्रत्यय है? प्रत्यय दोस्तों शब्दों के अंत में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। अपन, ये वाला, ये पन या बड़। दोस्तों बड़ तो अगर पहले होगा ये तो होगा नहीं, ये अपन भी नहीं होगा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? दोस्तों ये वाला भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा पन। तो बड़प्पन में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, सॉरी कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? पन है। और इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? मूल शब्द है इसमें बड़ा, मूल शब्द है बड़ा, और प्रत्यय हो जाएगा इसमें पन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा फूल का पर्यायवाची है? कमल और जलज। दोस्तों ये किसके हैं? कमल का ही जलज। दोस्तों कमल का ही पर्यायवाची क्या है? जलज है। पंकज है, सरोरु है, अंबुज है, जहाँ पर भी जौ लगे दोस्तों कमल का है अंत में, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। मधुप दोस्तों ये किसका होता है? ये होता है भौरे का, ये होता है भौरे का। और भौरे को दोस्तों अली कहा जाता है, याद रखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अली। भौरे के लिए दोस्तों मिलिंद होता है, मिलिंद, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फूल का दोस्तों कौन सा बचा है? एक ही बचा हमारा ऑप्शन में ए, परसून। परसून यानी कि दोस्तों पुष्प हो जाएगा। सुमन, सुमन भी दोस्तों किसके लिए होता है? पुष्प के लिए होता है सुमन। मंजरी ये भी पुष्प के लिए होता है या फूल के लिए होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर हमारा शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या ही लिखते हैं दोस्तों। अगला है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है दोस्तों, ऊपर कर दिया दोस्तों, इसने गेम बिगाड़ दिया। शासकीय पत्र में तिथि हमेशा पत्र संख्या के दोस्तों नीचे लिखी जाती है, नीचे ना कि ऊपर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है दोस्तों, ये आप बचपन से लिखते होंगे सेवा में श्रीमान, तो इस तरह भी लिखते हैं ना, तो ये बायां हुआ, ये दायां हुआ, तो ये बायां में लिखते हैं, तो ये भी सही है। संबोधन महोदय के बाईं ओर लिखा जाता है, अब महोदय दोस्तों संबोधन तो इसी से भी लिखते हैं ना, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आएगा दोस्तों नीचे। अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। तसल्ली से कोई काम करना, व्यर्थ भागदौड़ करना, विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, या फिर विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। अब दोस्तों इसका कौन सा होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। आग लगी तब चले गए कहाँ, कुआं खोदने, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपको अलंकार बताना है, और ये आपने बहुत सुना होगा इसे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार है, याद रखेगा अलंकार सिलेबस में, तो रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों आपको कोई एक शब्द इन 4 ऑप्शनों में से भरना रहेगा। रामायण और महाभारत का समय हो गया, क्या हो गया, अतीत हो गया, पर ये ग्रंथ अब तक नहीं है, अभिभूति हो गया, या अभी तक ये ग्रंथ नहीं, अवनीति या कालातीत। तो रामायण और महाभारत का समय अतीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है, जिन्होंने भी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिया है या मन में सोचा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालातीत, ऑप्शन नंबर डी। रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है। दोस्तों ये एग्जाम में उत्तर इसका कालातीत ही दिया था, अतीत आपको नहीं करना है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब इनमें दोस्तों 3 अशुद्ध होंगे और एक क्या होगा, एक शुद्ध वाक्य होगा। स्नेहा ने स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। अब दोस्तों 2-4 लड़ियां, ये कोई मतलब कि लड़ियां तो आएगा नहीं ना, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कड़ियां, क्योंकि लड़ियां नहीं होना चाहिए था ना, तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा, कड़िया हो जाएगा, तब से होगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब प्रणाली स्त्रीलिंग है, तो प्रणाली क्या होनी चाहिए थी, बदलनी चाहिए थी, है ना, तो प्रणाली बदलनी चाहिए तब ये सही होता। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, कितनी बड़ी, मुझे बड़ी भूख लगी। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए था मुझे बड़ी नहीं, छोटी नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था मुझे बहुत भूख लगी है ना, तो ये भी दोस्तों सही नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल अहिंदी फांसी प्रांत है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से दोस्तों आपको पहचानना होगा, कुछ ना कुछ दोस्तों आपको जरूर गलती मिल जाएगी, जैसे हमने इसमें पहचाना, तो आपके सामने दोस्तों कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, जरूरी नहीं कि यही आए, तो आप आसानी से पहचान आपको करनी होगी। अगला प्रश्न है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों पहली बात हम इसे ही देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद होते हैं, 4 तो यहीं पर दिए हुए हैं, जैसे इच्छा है, आज्ञावाचक है, संदेह है, संकेत है, 4 ये हो गए। और विधि हो गया, विधि के अलावा मतलब कि विधिवाचक, और इसके अलावा निषेधवाचक, आज्ञावाचक यहाँ पर है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो प्रश्नवाचक दोस्तों हो गए कितने, 7, और संदेह, इच्छा है, तो एक और है कोई, वो कौन सा होगा, तो विस्मयवाचक, तो ये हो गया दोस्तों 8। तो हमने जान लिया कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8। अब इसका सही उत्तर जानते हैं, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, दोस्तों ये होगा संकेतवाचक, क्योंकि दोस्तों संकेत दे रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है, इच्छा तो कोई जता नहीं रहा, कोई आज्ञा भी नहीं दे रहे, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो तो वो होता है संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया, मोक्ष की कामना करने वाला, तो ये हो जाएगा मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता हो, तो वो दोस्तों क्या होगा, मुमुक्षु, यानी कि मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अंक यानी कि दोस्तों, अंक यानी कि संख्या होता है ना, अंक माने बिल्कुल सही होता है। अंक यानी कि दोस्तों गोद, अंक साइनी यानी कि दोस्तों गोद में सोने वाली स्त्री के लिए होता है अंक साइनी, तो अंक यानी कि गोद। अंक यानी कि दोस्तों नाटक का एक भाग, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हास का विलोम शब्द है। अब बहुत से अभ्यर्थी इसमें भी गलती करेंगे, फिर उनका पेपर कैसे निकलेगा बताओ। हास का विलोम शब्द है, विहास, निहास, आहास, रुदन, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर रुदन।
तो हास का दोस्तों हंसना, रुदन यानी कि रोना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अपादान कारक किस वाक्य में। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो लगभग 30 या 40 मिनट की रहेगी। बाकी आपके पास पूरा दिन है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए। कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग भी जाइए, और इसके अलावा नहीं जा रहे हैं तो भी खुद ही पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। तो पढ़ते रहे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ 30 और 40 मिनट की रहती है। तो आपको दोस्तों खुद से भी मेहनत करनी है। तो अपादान कारक किस वाक्य में, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा अपादान हमारा, ऑप्शन नंबर ए। वह फल खाता है, वह फल खाता, वह फल को खाता, कर्ता ने कर्म को, तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। उसकी गाय सुंदर है, उसकी गाय, तो उसकी ये संबंध बता रहा है, संबंध उसकी उसका, तो ये दोस्तों संबंध कारक हो जाएगा। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तो धोबी को धुलने के लिए कर्ता ने कर्म को, तो ये भी कर्म हो जाएगा। तो इसका सूत्र का दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के प्रश्न। बाकी और सब कुछ आते रहेंगे, जीके, करंट अफेयर सब कुछ। दो यहाँ पर दोस्तों दर्रे दिए हुए हैं और ये बताना आपको किसको जोड़ते हैं। तो लातू धुरा दर्रा किसको जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लातू धुरा व मारचोक दर्रा किसको जोड़ते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली व तिब्बत। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये लातू धुरा और मारचोक दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, ऑप्शन नंबर बी। लातू धुरा वो मारचोक दर्रा किसके बीच है, तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है फूलों की घाटी को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों की घाटी को, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2005 तो है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त ऑप्शन है, सभी 2005 के हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुका है ना, इसलिए यहाँ पर इतने तगड़े ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। जो नए हैं उनके लिए तो तगड़े ऑप्शन है, जो पुराने खिलाड़ी हो गए, थोड़ा बहुत उत्तराखंड पढ़ लिए है, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल है इसका मात्र 87 वर्ग किलोमीटर, 87 पॉइंट है तो भूल जाइए, लगभग 87 है। अगला प्रश्न है कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। पहली बात दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए कि कड़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन भी यहाँ पर देखिए जबरदस्त है ना, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर, या बंद होने पर, तो इनमें से ये टक्कर। तो दोस्तों एक कढ़ाई उत्सव है, ये मनाया जाता है बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है, पर कपाट खुलने पर या बंद होने पर। ये दोस्तों अभी कपाट खुले हैं और बंद भी दोस्तों पिछली बार हुए थे ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो होते हैं ना, जो कढ़ाई उत्सव है ये मनाया जाता है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर। और अन्नकूट या भतूज उत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है केदारनाथ धाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में फिर से ये आ जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जबरदस्त क्वेश्चन है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, क्या ये सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1989, नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों, 1982 होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 1982। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर होगा 1982। अगला प्रश्न है स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ स्थित है। जोशीमठ, थराली, नारायणबगढ़ या गैरसैंण। अब दोस्तों ये सभी के सभी ऑप्शन चमोली के दे दिए हैं, और होने को दोस्तों स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है, चमोली जनपद में ही स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जोशीमठ में, तो जोशीमठ में है स्लीपिंग लेडी पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है ये प्रश्न भी। गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई। पहला प्रश्न दोस्तों ये बनेगा कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। गौचर, गैरसैंण, मुनस्यारी या कोई और ऑप्शन, इस तरह से कुछ भी बन सकता है। तो गौचर में दोस्तों उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी। अब की गई थी दोस्तों दिसंबर में ही की गई थी। अब देखिए कितने तगड़े ऑप्शन है, 18 दिसंबर, 28 दिसंबर। तो बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर गलती करने वाले हैं। तो 28 दिसंबर 2016 को, 2016 को सभी को याद है लेकिन डेट याद नहीं है, तो 28 दिसंबर 2016 को गौचर चमोली में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की क्या की गई थी दोस्तों, स्थापना की गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन कब हुआ। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून में संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन कब हुआ।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004 में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया? तो देहरादून में किया गया। और कब किया गया? तो सन 2004 में। ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का अंतिम भूमि बंदोबस्त इबर्सन द्वारा गढ़वाल में कब किया गया? एक प्रश्न दोस्तों आपका यही बन जाता है कि अंग्रेजों का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने किया? दोस्तों इबर्सन ने किया था। इबर्सन कांड भी दोस्तों हुआ था 1930 में। अब यहाँ पर 1930 की तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंग्रेजों का अंतिम भूमि बंदोबस्त इबर्सन द्वारा गढ़वाल में कब किया गया? दोस्तों ये किया गया सन 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त, कोई अड़ोसी पड़ोसी पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जाम की, तो उन्हें दोस्तों इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का आरंभ कब हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना दोस्तों ये आई थी 2014 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 जून 2014 नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2014। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना कब आया था, कब आई थी? तो 1 अप्रैल 2014 में। और तीलू रौतेली को दोस्तों जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। ये प्रश्न किस में आया था दोस्तों? वीडियो परीक्षा हुई थी ना दिसंबर में, उसमें ये प्रश्न आया था। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है। हिमालय दिवस दोस्तों मनाने की घोषणा हुई थी 2014 में। तो यहाँ पर 9 सितंबर 2014 है। पहली बार दोस्तों हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर तो सभी में है। तो हिमालय दिवस मनाने की दोस्तों घोषणा हुई थी सन 2014 में, लेकिन पहली बार दोस्तों हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर 2015 को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, क्योंकि दोस्तों 21 जून आने वाला है ना, उस दिन भी योग दिवस मनाएंगे। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर छापिएगा, जरूर से आपको बताना है। और हिमालय दिवस दोस्तों एक पुस्तक है, वो किसकी है? तो हिमालय दिवस दोस्तों पुस्तक है अनिल प्रकाश जोशी की। अनिल प्रकाश जोशी की, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, न जाने दोस्तों कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा, अभी तक सभी आयोगों ने दोस्तों पूछा है और हर बार दोस्तों आता है। इसका उत्तर वही होगा जो आपने सोचा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जून 2002 को हुई थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत। तो बिल्कुल 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 आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको यहाँ पर बताना है। पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोबरी दोस्तों ये तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है और जस्ता के लिए भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई? अब दोस्तों एक तो टाइगर वॉच योजना है और एक है स्नो लेपर्ड योजना। अब ये दोनों दोस्तों परीक्षा वाणी में दिए हुए हैं और बहुत से अभ्यर्थियों को ये याद नहीं होते, बार बार पढ़ते हैं इसे भूल जाते हैं, है ना, सबके साथ होता है। तो टाइगर वॉच योजना दोस्तों ये कब आई थी? ये आई थी 1991-92 में। और स्नो लेपर्ड दोस्तों योजना कब आई थी? स्नो लेपर्ड योजना दोस्तों ये आई थी 1990-91 में। अगर दोस्तों आपको याद नहीं है तो इसे अभी लिख लीजिए, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनेगा या फिर आप परीक्षा वाणी से भी देख लीजिएगा। तो टाइगर वॉच योजना 1991-92 और स्नो लेपर्ड योजना 1990-91। तो दोनों आपको याद रखने हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस ताल के समीप झूला मेला लगता है? पहली बात दोस्तों झूला मेला कहाँ लगता है? तो ये चंपावत में लगता है। तड़ाक ताल दोस्तों ये कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। ये ऑप्शन तो हमारा गया। झिलमिल ताल और श्यामला ताल, ये दोनों ताल हमारे कहाँ हैं? तो चंपावत जनपद में है। तो किस ताल के समीप झूला मेला लगता है दोस्तों? ये लगता है श्यामला ताल में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। तो श्यामला ताल इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बेबी की, बोई दोदी की और बाजदिया नामक विभाव किस समाज में प्रचलित है? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों जौनसारी समाज में प्रचलित है। बेबी की, बोई दोदी की और बाजदिया, ये दोस्तों बाजदिया वाला विभाव है ना, ये एकदम शान शौकत वाला जबरदस्त विभाव ये है।
और यहाँ पर तो बेबाकी है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल साधारण पद्धति वाला सिंपल विभाव है। और जौनसारी में दोस्तों पहले बहुपति विभाव का भी प्रचलन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनसारी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में। अगला है, उत्तराखंड एवं एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड का भी है दोस्तों, एशिया का है, उत्तराखंड तो छोड़िए, भारत का भी होगा फिर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि टिहरी बांध इसका हमारा सही उत्तर होगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध का दोस्तों डिजाइन किसने तैयार किया था, ये आप अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर से आपको छापना। जामरानी बांध दोस्तों गोला नदी पर है, ये हल्द्वानी में है। और नानक सागर बांध दोस्तों ये उधमसिंह नगर में। कोटेश्वर बांध दोस्तों ये भी टिहरी में ही है, भागीरथी नदी पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। अगला प्रश्न दोस्तों, ये 2-3 साल पहले का प्रश्न है। उत्तराखंड सरकार ने बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को मंजूरी कब दी। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब दी तो 2018 में है, लेकिन कब। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 2018 को उत्तराखंड सरकार ने बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को क्या दी थी दोस्तों, मंजूरी दी थी, 26 अप्रैल 2018। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, तो पिटकुल, यानी कि पिटकुल दोस्तों शॉर्ट में बोल देते हैं पिटकुल, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है कि पिटकुल की फुल फॉर्म कहाँ है। तो पिटकुल दोस्तों देहरादून में है। और इसका गठन कब किया गया, तो ये किया गया दोस्तों 2004 में। तो 2004 का एक ही ऑप्शन है, 1 जून 2004 को पिटकुल का गठन किया गया। बिल्कुल आपको याद रखना है, देहरादून में है, सिटकुल भी देहरादून में है। सिटकुल दोस्तों 2002 में सिटकुल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था। जबरदस्त क्वेश्चन है। अब दोस्तों एटकिंसन लेखक हैं, वॉल्टन लेखक है, विलियमसन दोस्तों सभी लेखक दे दिए यहाँ पर। 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हट गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण कराया गया था। निर्माण दोस्तों 1897 से शुरू हुआ था और 1900 तक दोस्तों ये पूरा हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एनआईटी राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान किस जिले में स्थित है दोस्तों, ये है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर ए। तो 2009 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा बिल्कुल, कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। तो नंधौर दून दोस्तों कहाँ है, तो ये नैनीताल में है। पतली व कोटा दून दोस्तों कहाँ है, तो ये भी हमारे नैनीताल में है। कोठारी व चौखम दून कहाँ है, कोठारी व चौखम दून, तो ये है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में है कोठारी व चौखम दून। और पतली व कोटा दून, नंधौर दून, ये हमारे हैं नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत से प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो पहले पूछे जा चुके एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग समूह सेंचुरी एंड पेपर पल्प बोर्ड स्थित है। ये दोस्तों कहाँ है, ये दोस्तों है लाल कुआं। अब लाल कुआं दोस्तों कहाँ है, तो लाल कुआं दोस्तों देखिए यहाँ पर लाल कुआं हो जाएगा नैनीताल, अल्मोड़ा नहीं, उधमसिंह नगर नहीं दोस्तों, लाल कुआं हो जाए नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हेमती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड पर, हेमती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ। दोस्तों डाक टिकट इन पर 2018 में हुआ था, उसके बाद दोस्तों फिलहाल डाक टिकट किसी पर जारी नहीं हुआ है। तो 2018 में दोस्तों हुआ था। तो 25 मार्च 2018 को एचएनबी हेमती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन, इन पर दोस्तों 25 मार्च 2018 को डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही में पूछा जा चुका है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, 4 धाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर जाएगा केदारनाथ में है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया। तो ये किया था दोस्तों 1840 में। तो अंग्रेजों ने श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में 1840 में दोस्तों स्कूल शुरू किया था। अब यहाँ से दोस्तों हम देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को, फिर आएंगे जीके के प्रश्न। बने रहेगा अंत तक। लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा।
कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैक्स से पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी कादरी। याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है एग्जाम आ जाए, इतने एग्जाम होने हैं, किसी न किसी एग्जाम में टपक सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? अब दोस्तों इसमें भी अगर आप गलती करेंगे तो कैसे निकलेगा एग्जाम, आप ही बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फैनरी दोस्तों ये बनी है रानीखेत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो रानीखेत में है ना, तो उत्तराखंड। तो बिल्कुल याद रखिएगा, रानीखेत में दोस्तों बनी है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, विश्व पर्वत दिवस या फिर कहिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो 11 तारीख को, ऑप्शन नंबर सी। तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में बनेगा, क्योंकि दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा हर्षवंती बिष्ट। तो हर्षवंती बिष्ट दोस्तों ये उत्तराखंड की हैं, पौड़ी जिले की दोस्तों ये हैं। तो प्रश्न बनने की दोस्तों पूरी 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 संभावना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है ना, इसलिए भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की भी हैं, इसलिए भी आपको याद रखना है। दो दो कारण है एग्जाम में पूछे जाने के, वैसे भी हर्षवंती बिष्ट से प्रश्न आता ही आता है। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों ये हर्षवंती बिष्ट बनी है। और जो ये भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? इसका सही उत्तर दोस्तों चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता था? बितिस्ता नाम से दोस्तों ये जाना जाता था झेलम को। झेलम या बितिस्ता का युद्ध कहते हैं नाम। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था पिछली बार कि दायभाग ग्रंथ के रचयिता कौन है करके। तो हिंदू विधि यानी कि दोस्तों कानून की एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है दायभाग। इसके रचयिता है दोस्तों कौन? जीमूत वाहन। जीमूत वाहन बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से? ये प्रश्न भी दोस्तों बनेगा, कई बार पूछा जा चुका है। तो रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, किसके काल में? अकबर के काल में, अक्कू बाबा के समय। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। तो ये बिल्कुल सही है ना। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग बिल्कुल सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही है 1875 में। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, आदि हटा देंगे हम। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तो आदि लगा दिया दोस्तों, अब ये भूल जाइए। अब इतना याद रखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? तो ये उसी वाला है। और अब यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी दोस्तों? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना वो की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ये कब गाया गया था? तो 1896 में दोस्तों गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता वाले अधिवेशन में। बिल्कुल आपको याद रखना है, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता वाले अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के दोस्तों जो उपन्यास है इनका आनंद मठ, उससे इसे लिया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी जबरदस्त प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध को हटाने का श्रेय जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता दोस्तों ये कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है मैडकॉफ को। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले। तो मैडकॉफ का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है।
अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही साथ हुई थी, बम्बई यानी कि मुंबई, मद्रास यानी कि चेन्नई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता। तो मद्रास, चेन्नई, बम्बई दोस्तों 1861 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263। बिल्कुल आपको याद रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। और अनुच्छेद 280 में दोस्तों क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से छापना है। 10 लोग भी सही से उत्तर नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और अनुच्छेद 280 में क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार एवं शिल्पी किसे कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो BR मेहता, बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए प्रश्न भी। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? दोस्तों ये है स्टॉक मार्केट से। तो बुल एंड बियर जो शब्दावली है ना, ये स्टॉक मार्केट में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? पहले दोस्तों 17 थी और अब दोस्तों यह है 18। भारतीय रेलवे कितने जोन में दोस्तों विभाजित है? 18 है। प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में। अगला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? जबरदस्त क्वेश्चन है, 4, 8, 60 या 10। देखिए बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर दोस्तों ये 4 बार विचलित होती है। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर कितनी बार विचलित होती है? तो 4। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों अधिकेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर या घेरा? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर से। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर या घेरा प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो कि एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक या केरल? दोस्तों ये कर्नाटक में होती है कंपाला, जो एक वार्षिक भैंसा दौड़ है। तो ये दोस्तों होता है कर्नाटक में। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।